नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? लीजिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5 फरवरी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बात यहां पर याद रखना होगा कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी कौन है? वित्त मंत्री है। ने केंद्रीय बजट 2025 में आयकर छूट की सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा कि कितना कर दिया है। क्या 10 लाख कर दिया है, क्या 12 लाख, क्या 15 लाख, या 20 लाख रुपए कर दिया है? तो इन पॉइंटों में से आंसर आपको बताना होगा। वह जो है आयकर छूट में जो सीमा बढ़ा करके कितनी कर दी है? 12 लाख रुपए तक की कर दी है। यहां पर बात करते हैं निर्मला सीतारमण जी की, तो यहां पर जो है बजट पेश करने वाली जो है 8वीं बार जो है इन्होंने अपने कार्यकाल में बजट पेश किया है। और याद रखिएगा, सबसे पहला बजट जो पेश किया गया था, पहली बार जो बजट पेश किया गया था, तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। 28 फरवरी को आपको याद रखना है, ठीक है। 28 फरवरी 1950 में सबसे पहली बार जो है बजट पेश किया गया था। और किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना होगा कि जॉन मथई के द्वारा जो है सबसे पहली बार जो है बजट पेश किया गया था। तो ये इस पॉइंट के अनुसार जो है आपको जो है याद रखना है निर्मला सीतारमण जी को। तो यहां पर याद रखना कि आयकर की सीमा कितनी बढ़ा करके कर दी गई है? तो 12 लाख रुपए तक जो है अपनी इनकम पर जो है टैक्स नहीं लगेगा। चलिए, यहां पर देखिएगा, पहले क्या होता था कि पहले जो टैक्स जो होता था कि 12 लाख रुपए पर जो है टैक्स लगता था। लेकिन अब क्या होता है कि 12 लाख रुपए जैसे ही अगर आपकी इनकम हो जाएगी तो 80,000 रुपए जो है पहले टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया? 0 रुपए आपको देना पड़ेगा। लेकिन फायदा कितना हो गया? देखिएगा, 80,000 रुपए का यहां पर जो है फायदा हो गया है। 16 लाख रुपए में अगर आपकी इनकम है तो यहां पर जो है पहले कितना देना होता था? 1,70,000 रुपए टैक्स देना होता था। लेकिन अभी वर्तमान में 1,20,000 रुपए टैक्स देना होगा। मतलब यहां फायदा कितना हो गया? 50,000 रुपए का यहां पर फायदा हो गया। तो ये इसी प्रकार से अगर आपकी इनकम जो है 50 लाख रुपए तक भी जाती है तो यहां पर जो है आपको जो है 1,10,000 रुपए तक का जो है यहां पर जो है फायदा मिल जाएगा। चलिए, यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025 में, बजट अभी पास हुआ है तो आपको इन पॉइंटों को भी अच्छे से याद रखना होगा कि 2025 में कैंसर और गंभीर बीमारियों की कितनी दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से मुक्त किया गया है। सबसे पहले यहां पर समझना होगा कि कस्टम ड्यूटी होती क्या है। सबसे पहले देखिएगा, कस्टम ड्यूटी वे एक प्रकार का टैक्स होता है जो, जैसे अगर हम किसी दूसरे देश से अगर किसी वस्तु को आयात कर रहे हैं तो उस पर जो है केंद्र सरकार जो क्या करती है कि पहले से ही उस पर टैक्स डिसाइड कर देती है। मतलब वो भारत में आने के पहले ही अगर उसकी कीमत मान लो 100 रुपए है तो उस पर जो है भारत सरकार क्या करेगी कि 10% का टैक्स लगा देगी। तो भारत आने के पहले ही उसकी कीमत में जो हो जाएगी वृद्धि 110 रुपए की हो जाएगी। तो यहां आने के बाद फिर और उस पर जो है टैक्स लगा दिया जाएगा। तो ऐसी कितनी दवाओं पर जो है कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से मुक्त किया गया है? तो इनको याद रखना होगा। कैंसर और गंभीर बीमारियों की बात हो रही है तो यहां पर याद रखना है 36 ऐसी जो है बीमारियों की दवाओं पर जो है पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया या फिर मुक्त रखा गया है। चलिए, अगला देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने पणजी में, पणजी तो आपको जैसे ही यहां पर जैसे अगर आप पणजी देख रहे हैं तो आपको याद आ गया होगा कि गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। साईफाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है। तो ये इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। क्या महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है या फिर केरल है? आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि यहां पर जो है साईफाई फिल्म फेस्टिवल साइंस वाला, तो ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है। कौन सा राज्य मिल जाएगा? गोवा। जैसे गोवा की राजधानी की अगर बात करेंगे तो पणजी आपको याद रखना है, ठीक है। गोवा की राजधानी क्या मिल जाएगी आपको? पणजी, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र की राजधानी आपको याद रखना है मुंबई, मुंबई याद रखिएगा। फिर ठीक है, कर्नाटक की अगर बात करेंगे तो कर्नाटक की बात करते हैं तो यहां पर जो इसकी राजधानी क्या मिल जाएगी? बेंगलुरु मिल जाएगी। केरल की बात करें तो यहां पर जो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम मिल जाएगी। तो ये इसी प्रकार से, अब ये साईफाई फिल्म फेस्टिवल होता क्या है? तो यहां पर जो है ये प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक फेस्टिवल है जो पूरी तरह से जो है साइंस बेस्ड आधारित जो है एक सिनेमा क्षेत्र में कार्य करने के लिए जो है एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अब ये ऐसा फिल्म फेस्टिवल है जो पूरी तरह से जो है विज्ञान पर आधारित फिल्मों को और ज्यादा विकसित करने के लिए जो है यहां पर जो है उसका जो है सहायता प्रदान की जाती है या फिर जो उसको एक प्रकार से और उत्कृष्ट कार्य करने पर मजबूर किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय स्वीकृति दी है? तो यहां पर बात किसकी हो रही है? आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं की। जितने प्रकार की अगर आपदाएं होती है तो उन सब के लिए जो है भारत में बजट कितने की अगर बात करें तो वह जो बजट आपको याद रखना है 3027.86 करोड़ रुपए का यहां पर जो है बजट उसके लिए निकाला गया है। किसके लिए? आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी को याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसकी बात हो रही है? बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितनी राशि का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया गया है? अब आपको यह पॉइंट याद रखना है कि अर्बन चैलेंज फंड होता क्या है। तो इसमें समझिएगा कि ये जो ऐसा अर्बन चैलेंज फंड है जो पूरी तरह से शहरों को विकास करने के लिए, मतलब जो है यहां पर याद रखना कि शहरों का विकास किस प्रकार से करना है, कि किस प्रकार से सड़कें होना चाहिए, किस प्रकार से शहरों में पार्क होना चाहिए, इस पर जो पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। और इसमें जो है कुल मिलाकर के जो चैलेंज फंड जो स्थापित किया है तो वह कितने लाख करोड़ का होगा? तो यहां पर आपको बताना है 1 लाख करोड़ रुपए का यहां पर जो है अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया है। याद रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सैटेलाइट टाउनशिप योजना, ये इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। ये सैटेलाइट टाउनशिप योजना की अगर हम बात करेंगे तो किस राज्य में इसे मंजूरी दे दी गई है? तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है। क्या केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है या फिर महाराष्ट्र है? अब उन्हें जानने से पहले जो है केरल की राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की राजधानी की अगर बात करेंगे तो चेन्नई आपको याद रखना है। ठीक है, इन पॉइंटों को आपको एडिशनल फैक्ट को याद रखना होगा, आपको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं है। कर्नाटक की अगर बात करेंगे तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा बेंगलुरु, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो मुंबई आपको याद रखना है। चलिए यहां पर इसका आंसर देखते हैं कि सैटेलाइट टाउनशिप योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है वह राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। अब ये सैटेलाइट टाउनशिप योजना है क्या? अब सैटेलाइट के माध्यम से यह देखा जाएगा कि जो शहर है उसमें, जैसे ये इतना बड़ा शहर है तो इसमें किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वहां पर जो लोगों को एक प्रकार से जितने भी लोग रहते हैं वहां पर जो है उन लोगों को वहां से बाहर निकालना, मतलब ये है कि उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा, लेकिन वहां पर जो है जितने भी जो क्राउड वाला जो क्षेत्र है, जैसे यहां पर सघनता देखी जाएगी तो उनको जो है यहां से निकाल करके इस वाले क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। समझ में आया? तो चलिए इस प्रकार से आपको जो है सैटेलाइट टाउनशिप योजना याद रखनी है। किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तपन बोस का निधन हो चुका है। ठीक है, तपन बोस वे किस क्षेत्र से संबंधित है? अब याद रखिएगा तपन बोस ये मुख्य रूप से आपको जो है हर एग्जाम में आपको जो पूछने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि ये जो है किस क्षेत्र से क्वेश्चन बना हुआ है। तो आपको याद रखना है कि गायक क्षेत्र है या फिर फिल्म निर्माता है या फिर पत्रकार है या फिर लेखक है। इनकी मध्य प्रदेश में भी जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दी, साथ में जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दी, और साथ में पूरे के पूरे भारत में ओवरऑल देखा जाए तो भारत में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। तो यहां पर याद रखना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये इनके बारे में याद रखना फिल्म निर्माता है। किस प्रकार से है? फिल्म निर्माता है। और इस पॉइंट में आपको याद रखना होगा कि इन्होंने कई ऐसी मूवियां बनाई है या फिर फिल्में बनाई है जो पूरी तरह से मानव अधिकार का उल्लंघन करते हुए जो क्षेत्र में पाए गए हैं, तो उनको एक प्रकार से समाज के सामने लेकर के आने का कार्य किसने किया? तपन बोस ने किया। जैसे यहां पर अगर बात की जाए तो भोपाल गैस त्रासदी आपने जैसे जाना होगा कि भोपाल गैस त्रासदी के बारे में वह भयावह घटना थी जो कब घटित हुई थी? 2-3 दिसंबर 1984। 2-3 दिसंबर 1984। नाम से ही समझ में आ रहा है ये घटना कहां घटित हुई होगी? भोपाल में। तो यहां पर याद रखना है कि जो इनके ऊपर मतलब भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर जो है इन्होंने जो है एक मूवी बनाई, किस प्रकार से घटना हुई, तो ये इनको जो है यहाँ इसलिए भी जाना जाता है। साथ में इन्हें जो है गोधरा कांड के लिए भी जाना जाता है। गोधरा कांड में जो जांच हो रही थी तो उसकी पूरी तरह से जो पुरजोर लगाने वाले व्यक्ति यही थे, तपन बोस। तो गोधरा कांड आपको याद रखना होगा 2002 में हुआ था, और ये गोधरा कहाँ है तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखना होगा, कहां पर है? गुजरात में है। अब गुजरात में ऐसी क्या घटना हुई थी जो गोधरा कांड के नाम से जानी जाती है? तो यहां पर याद रखिएगा गुजरात के गोधरा नामक स्थान पर जो है एक ट्रेन जा रही थी, तो वहां पर जो है कुल मिलाकर के मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है 59 लोगों की यहां पर जो है मृत्यु हो जाती है, और वह 59 लोग जो कौन थे? तो हिंदू समुदाय से संबंधित थे। याद रहेगा।
चलिए, तो ये घटना जो है एक प्रकार से बहुत देश में हताहत करने वाली एक घटना थी, तो इस प्रकार से इसे यहां पर जो है जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आपको ये याद रखना है किस क्षेत्र से संबंधित है, फिल्म निर्माता है, कौन है, तपन बोस है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। किस देश ने हाल ही में भीख मांगने को अपराध घोषित किया है? किस बात किसकी हो रही है, भीख मांगने को लेकर के अपराध घोषित किया है। अब इस पॉइंट को अच्छे समझना होगा, क्या 1 रुपए मांगने वाला भी भीख मांग रहा है क्या? तो इस पॉइंट को हम उसमें नहीं काउंट कर सकते। चलिए, किस देश ने हाल ही में भीख मांगने को अपराध घोषित किया है, तो याद रखिएगा, ठीक है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। अब इन चारों पॉइंट में से या ऑप्शन में से आपको बताना है कि वह देश कौन सा है। नेपाल की राजधानी की अगर बात करेंगे तो आपको मैंने पिछले कक्षा में भी बताया, ठीक है, नेपाल की राजधानी की अगर बात करें तो काठमांडू मिल जाएगी। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने या फिर कोलंबो आपको याद रखना है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद याद रखना है। बांग्लादेश की राजधानी की अगर बात करेंगे तो ढाका आपको याद रखना है, जहां पर रिसेंटली में जो शेख हसीना जो है यहाँ की जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी, इन्हें देश छोड़ करके भागना पड़ा। तो इसका आंसर आपको बताना है, भीख मांगने को अपराध घोषित किसने किया, तो वह देश कौन सा है, पाकिस्तान है। यहां पर इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि रिसेंटली में करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते ही है। अब यहां पर जो है एक और पॉइंट दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2025 से इंदौर में भीख मांगना अपराध है। याद रहेगा साथियों, इंदौर में भीख मांगना कब से अपराध माना जाएगा, 1 जनवरी 2025 से इसे अपराध माना जाएगा। और इस बात को आपको याद रखना होगा कि भारत में इंदौर ऐसा शहर बन चुका है जो पूरी तरह से भीख मांगने पर अपराध मानने वाला एक जिला बन चुका है। चलो, तो यहां पर याद रखते हैं। अब इससे पहले आपको याद रखना होगा कि भारत में कुल मिलाकर के 181.32 करोड़ लोगों को जो है भारत में मुफ्त राशन दिया जाता है। कितने, 181.32 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त में राशन दिया जाता है। और ये भारत की कुल आबादी का कुल कितना परसेंट है, तो यहां पर याद रखना 60% लोगों को जो है यहां पर जो है राशन मुफ्त में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ये एक गुनेरी स्थल है और ये गुनेरी जो है आपको मिल जाएगा किस राज्य में है, ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है। क्या केरल में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है या फिर मध्य प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर आपको बताना होगा कि गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में एक गांव आपको मिल जाएगा जो जिसका नाम है गुनेरी, और यहीं पर स्थित है ये पहली जैव विविधता। तो ये इस प्रकार से जो है आपको जो है याद रखना है कि गुनेरी जो जैव विविधता जो क्षेत्र है ये गुजरात के कच्छ जिले में पाई जाने वाली क्षेत्र है। और ये इसमें कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो यहां पर याद रखना कि एक जैव विविधता वाला एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र विद्यमान होते हैं। चलिए, तो इसका आंसर आपको याद रखना है, क्या मिल जाएगा, गुजरात। तो गुजरात के आपको यहां पर जो है मैप कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहां पर जो है भूपेंद्र आपको याद रखना है, भूपेंद्र पटेल आपको यहां पर जो है इसके मुख्यमंत्री को याद रखना है, भूपेंद्र पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर जो है हमने कुछ इस प्रकार से देख लिया, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे से संबंधित जितने भी अगर आप रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है जिसमें बिना किसी रोक टोक के आप जो है जिसके माध्यम से पेमेंट करके आप जो है अपनी यात्रा को पूरी तरह से सुगम बना सकते हैं। तो यहां पर याद रखना, क्या ये गति रेल है, क्या नव रेल है, क्या स्व रेल है या रेल यात्रा है? तो इसमें आपको बताना होगा कि कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इसमें इसका आंसर मिल जाएगा स्व रेल, आपको इसका आंसर याद रखना है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी को आपको याद रखना है। कौन है? अश्विनी वैष्णव जी को आपको याद रखना है। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी वर्तमान में कौन है? रेल मंत्री है। तो इसी प्रकार से हमने जो है टॉप 10 करंट अफेयर्स को समझ लिया। तो इसी प्रकार से आप जो हमारे करंट अफेयर्स में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।